जय हिंद। आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह क्लास 12th की बायोलॉजी का तीसरा लेसन होगा जिसका नाम है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस लेसन के तहत हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि मानव में जनन किस विधि द्वारा होता है और साथ ही साथ किस प्रकार होता है, कौन कौन से उसमें क्रियाएं होती है, कौन कौन से अंग उसमें भाग लेते हैं। इन सारी बातों को हम लोग पूरे लेसन के तहत विस्तार रूप से जानेंगे जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इस पूरे लेसन को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे, जिसमें से ये पहला वीडियो होगा। तो बिना देरी के आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आपको बता दें कि हमें सबसे पहले 2-3 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहला बात यह है कि जो मानव जो होते हैं वो होते हैं सजीव प्रजक। सजीव प्रजक का क्या मतलब होता है कि डायरेक्ट वो शिशु को जन्म देते हैं। जैसे जीवधारी कुछ होते हैं ना कि वो अंड प्रजक होते हैं, डायरेक्ट अंडा देते हैं, तो वही बात नहीं है। मनुष्य जो होते हैं वो सजीव प्रजक होते हैं, पहला। दूसरा कि वो एकलिंगी जीवधारी होते हैं। एकलिंगी जीवधारी बोले तो या तो वो नर होंगे नहीं तो मादा, या मतलब या तो वो शुक्राणु उत्पन्न कर रहे होंगे नहीं तो अंडाणु। जैसे जीवधारी ऐसे भी होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं, जैसे कि केंचुआ। वैसे नहीं, इंसान एक एकलिंगी जीव है। तो 2 बातें हो गई, पहला कि वो एक सजीव प्रजक है और दूसरा कि वो एक एकलिंगी जीवधारी है। और तीसरा ये बात कि मनुष्य के अंदर जो जनन की जो विधि है वो है लैंगिक, यानी मनुष्य में लैंगिक जनन विधि द्वारा क्या होता है, प्रजनन की क्रिया होती है। तो ये 3 बातें याद रहेगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्या होता है लैंगिक जनन में, मनुष्य में जब जनन की क्रिया होती है। चलिए, तो सबसे पहले जो नर होता है मनुष्य में, उसके पास होता है नर जननांग। ठीक है, और नर जननांग की मदद से वो क्या उत्पन्न करता है, नर युग्मक। ठीक है, उसी प्रकार जो मदा जो जीवधारी है, मदा में होता है मदा जननांग, और मदा जननांग क्या करती है, मदा युग्मक उत्पन्न करती है। ठीक है, यहाँ पे पीडीएफ बना था तो यहाँ पे लिखा हुआ था लेकिन उड़ गया पीडीएफ बना, तो फिर से लिख देते हैं नर युग्मक। नर युग्मक को हम लोग शुक्राणु के नाम से भी जानते हैं, शुक्राणु। और मदा युग्मक, इसको हम लोग अंडाणु भी कहते हैं, अंडाणु। ठीक है, और शुक्राणु और अंडाणु दोनों क्या होते हैं मेरे भाई, एन होते हैं। एन बोले तो अगुणित होते हैं, अगुणित यानी अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये बने होते हैं। ठीक है, तो बातें आसानी से याद रखते जाएंगे। जो नर होते हैं वो नर जननांग में पाया जाता है, उसकी मदद से वो बनाते हैं नर युग्मक, जिसको शुक्राणु कहते हैं, और वो क्या होते हैं, एन। और यह जो क्रिया है कि नर जनन अंग नर युग्मक बनाता है, इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं शुक्र जनन, है ना, स्पोरमेटोजेनेसिस। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे मदा जो जीवधारी है उसके पास जो मदा अंग होता है तो वो उसकी मदद से क्या बनाती है, मदा युग्मक, जिसको अंडाणु कहते हैं, और यह अगुणित होता है। तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, अंड जनन, ओजेनेसिस। ठीक है, लेकिन इन दोनों को, जैसे कि अंड जनन और शुक्र जनन को एक साथ अगर हम लोग बोलना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, युग्मक जनन। और ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये हो पाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे क्या होता है फिर आगे क्या होता है मेरे भाई। तो ये देखिए, जो ये जो नर युग्मक होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो मदा जनन अंग है उसमें एक होता है जनन पथ। जनन पथ के माध्यम से वो अंडाणु से मिलने जाते हैं। तो जब ये अंडाणु से मिलने जाते हैं तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं वीर्य निषेचन की क्रिया, कि वीर्य निषेचन की क्रिया संपन्न हुई। यह मैथुन के फलस्वरूप संभव हो पाता है। ठीक है, और जब ये वीर्य निषेचन की क्रिया हो जाती है, अर्थात जो हमारे शुक्राणु है वो मैथुन की क्रिया द्वारा मदा जननांग के जनन पथ में चले गए होते हैं, तो फिर ये जाके मदा जननांग और नर जननांग ये दोनों एक दूसरे से, मदा युग्मक और नर युग्मक एक दूसरे से मिलते हैं। और इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन। निषेचन, अंग्रेजों की भाषा में इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं ना। चलिए, तो निषेचन की क्रिया जैसे ही होती है, तो निषेचन की क्रिया के जस्ट बाद जो सबसे पहला पदार्थ बोला जाए, या फिर कोशिका भी बोल सकते हैं, जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मनज, जाइगोट। और ये क्या होता है, द्विगुणित होता है, द्विगुणित, क्योंकि जो नर युग्मक जो आया मेरे भाई वो अगुणित था। ठीक है, और जो मदा युग्मक आया वो भी अगुणित था, है ना। तो ये दोनों मिलके फिर जो युग्मनज जो बनते हैं वो होते हैं द्विगुणित, है ना। इसको जाइगोट भी कहा जाता है।
फिर जब ये युग्मनज अर्थात जाइगोट जो आगे विकसित होता है थोड़ा सा, तो आगे विकसित होकर उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ब्लास्टोसिस्ट। और इसको आप भ्रूण भी कह सकते हैं, भ्रूण, है ना, ब्लास्टोसिस्ट या भ्रूण, बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, है ना। आइए इसको एक बार थोड़ा सा फिगर के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। ये मदा जनन अंग है। मदा जनन अंग में इसलिए समझने जा रहे हैं क्योंकि सारी क्रियाएं लगभग मदा जनन अंग में ही होती है, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए ये है आपका शुक्राणु, और मैथुन के सहारे जब ये यहाँ पर आ जाता है, फिर इसके सहारे फिर यहाँ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आ जाना ही कहलाता है वीर्य निषेचन। और जैसे ही यह गर्भाशय में आ जाता है, फिर यहाँ से इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो दोनों आप नली जैसी जो संरचना देख रहे हैं आप, ठीक है, इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। फिर ये फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से अंदर की ओर जाने लगता है। और ये है जो मदा जो जनन अंग है, उसका ये है अंडाशय, और इसके अंदर बनते हैं मेरे भाई अंडाणु, जो कि आपने ऊपर पढ़ा कि ये अगुणित होते हैं, ठीक है, वही बात। और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये बनते हैं। तो ये है अंडाणु जो अंडाशय के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो ये अंडाणु जो होते हैं, फिर ये यहाँ से अंडाणु निकल के फिर इस फिलोपियन ट्यूब द्वारा यहाँ तक पहुँचते हैं। उसके बाद उसी प्रकार ये शुक्राणु आगे गए होते हैं, और फिर जब ये आपस में शुक्राणु और अंडाणु मेरे भाई मिलते हैं, तो इसी क्रिया को बोलते हैं हम लोग निषेचन की क्रिया, है ना, फर्टिलाइजेशन की क्रिया। और जैसे निषेचन की क्रिया होती है, तो जो पहला पदार्थ बनता है उसका क्या नाम है? युग्मनज, ठीक है, युग्मनज। और फिर युग्मनज क्या होता है, जो आगे डेवलप करता है, फिर वो एक कोशिकीय शुरू में अगर है तो उसके बाद से वो द्विकोशिकीय होता है, फिर आगे चल के 4 कोशिकीय होता है, फिर आगे चल के वो क्या होता है 8 कोशिकीय, फिर आगे चल के 16 कोशिकीय, फिर आगे चल के वो 32 कोशिकीय, ऐसे होते जाता है। और फिर वो फिलोपियन ट्यूब द्वारा फिर वो गर्भाशय में आ जाता है, और गर्भाशय की जो आंतरिक जो दीवार है उसमें आके चिपक जाता है। और जैसे ही वो गर्भाशय की आंतरिक दीवार में आके चिपक जाता है, तो इस क्रिया को बोलते हैं अंतररोपण की क्रिया। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अंतररोपण। बायोलॉजी में मेरे भाई यही बात है कि जो शब्द आते हैं उसको ध्यान से याद रखेंगे तो आपको सारी बातें याद होती चली जाएगी, फिर वो ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब यहाँ पे वो आता है तो चिपक जाता है, इसको बोलते हैं अंतररोपण की क्रिया। और फिर यहीं पे वो डेवलप होने लगता है, यानी वृद्धि करने लगता है। और 9 मंथ बाद जब ये पूर्णतः वृद्धि कर लिया होता है, तो फिर क्या होता है, एक और क्रिया होती है जिसका नाम है प्रसव की क्रिया। और प्रसव की क्रिया जैसे हो जाती है तो वो फिर शिशु जन्म ले लेता है, ठीक है। तो ये टोटल इस प्रकार क्रिया जाके हो पाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए अब चलते हैं अपने नोट्स पे। तो ये है नोट्स, और ये आप लोग का भी नोट्स होगा, इसे आप अपने कॉपी में लिखते जाएंगे सुंदर तरीके से, बिना किसी हेडिंग का। पहले कुछ बातें लिखेंगे हम लोग, है ना, उसके बाद से तब हम लोग पॉइंट वाइज क्या करेंगे, लिखेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। मानव लैंगिक रूप से जन्म करने वाला, याद रहे सबसे पहले लैंगिक रूप से जन्म करने वाला है। तो ये आपको पहले पता है कि मानव में लैंगिक जन्म होता है। क्या है? एक सजीव प्रजक है। सजीव प्रजक को यूरायूज के नाम से जानते हैं, अंग्रेजों की भाषा में इसे विविपोरस कहते हैं, ठीक है। चलिए, और एक मिनट, ठीक। प्राणी है, मतलब सजीव प्रजक प्राणी है। मानव में घटना के अंतर्गत, मानव में जन्म घटना के अंतर्गत युग्मकों का रचना होता है। आपको पता है कि जब लैंगिक जन्म होता है तो युग्मक बनते हैं, और युग्मक जन्म उसको क्या बोलते हैं? युग्मक जनन बोलते हैं। यह सब एक बार समझ चुके हैं। अर्थात पुरुष के शुक्राणुओं तथा स्त्री में अंडाणुओं का बनना, ठीक है। पुरुष में क्या बनते हैं? शुक्राणु। स्त्री में क्या बनते हैं मेरे भाई? अंडाणु, ठीक है। स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण, उसके बाद से क्या हो रहा था, जैसे ही शुक्राणु अंडाणु बन जा रहे थे, तो जो शुक्राणु था वो स्त्री के जनन अंग में उसके जनन पथ से होकर निषेचन की क्रिया करने के लिए जाता है, जो कि मैथुन द्वारा संभव हो पाता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? वीर्यसेचन की क्रिया, वीर्यसेचन की क्रिया। उसके बाद क्या होता है, और पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन, जैसे ये चला जाता है तो अंडाणु शुक्राणु आपस में आके मिल जा रहे थे, फिर इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? निषेचन की क्रिया। और इसके फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मनज, जिसको जाइगोट कहते हैं। जाइगोट का निर्माण शामिल है। इसके बाद कोर कपुटी अर्थात ब्लास्टोसिस्ट की रचना होती है, जिसको मैंने बोला था कि भ्रूण भी आप मान सकते हैं, ठीक है।
लेकिन ब्लास्टोसिस्ट ही याद रखेंगे क्योंकि ये बड़ा प्रचलित वर्ड है और ब्लास्टोसिस्ट डायरेक्ट हिंदी में लेके पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो याद रहे कि युग्मनज जब आगे विकसित होता है तो क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है या फिर भ्रूण। उसके बाद से ये फिर परिवर्धन की क्रिया हो जाती है ना, परिवर्धन होने लगता है और उसके बाद से जाके क्या होने लगता है, फिर वो चिपक जाता है किससे, गर्भाशय की आंतरिक दीवारों से, जिस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरोपण की क्रिया। ठीक है, और उसके बाद से गर्भावधि होता है 9 मंथ का, उसके बाद से फिर वो एक और क्रिया होती है जिसका नाम है प्रसव की क्रिया और फिर जाके शिशु का जन्म हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानना है हमें जनन किसे कहते हैं। आइए जनन, चलिए तो आइए समझते हैं जनन किसे कहते हैं मेरे भाई। जनन अंग तो जीवधारियों में मतलब मनुष्य में वे अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं या सहयोग करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वे अंग मनुष्य के शरीर का जो कि जनन की क्रिया में यानी लैंगिक जनन जो होता है उस क्रिया में या तो वो भाग लेते हैं या फिर नहीं तो हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं, वैसे अंग जनन अंग के नाम से जाने जाते हैं। देख लीजिए, वे अंग जो जनन में आवश्यक एवं सहायक, या तो आवश्यक ही हो नहीं तो फिर सहायता करे, ऐसे अंग को जनन अंग के नाम से जाना जाता है। जनन अंग को 2 भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्राथमिक जनन अंग किसे कहा जाता है। ठीक, क्या है प्राथमिक जनन अंग? तो वैसे जनन अंग, जनन अंग तो आप समझ गए हैं, तो वैसे जनन अंग जो कि मतलब युग्मकों का निर्माण करता हो, अर्थात शुक्राणुओं और अंडाणुओं का निर्माण करता हो, वैसे अंग को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राथमिक जनन अंग। क्या बोलते हैं मेरे भाई, प्राथमिक जनन अंग। देखिए इसके अंतर्गत वे जनन अंग आते हैं जो युग्मकों यानी जाइगोट को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उन्हें जनद भी कहा जाता है, जनद। ठीक है, तो या तो आप उन्हें क्या बोलिए, प्राथमिक जनन अंग, या फिर उन्हें क्या बोल सकते हैं, जनद, है ना, गोनोड्स। ठीक है, अब आइए नर में क्या होते हैं, वो जो प्राथमिक जनन अंग है नर में होते हैं उसका नाम है वृषण, और जो जिसको अंग्रेजी में टेस्टिस, और जो मदा में होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय, जिसको ओवरीज के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा, प्राथमिक जनन अंग वे अंग जो कि शुक्राणु और अंडाणु को जन्म देते हैं, जन्म करते हैं, उत्पन्न करते हैं, वे प्राथमिक जनन अंग कहलाते हैं। मनुष्य जो नर होते हैं उसमें उसका नाम है वृषण, और जो मदा में वो प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है उसका नाम है अंडाशय। ठीक है, और याद रहे कि ये जो वृषण है और अंडाशय ये जोड़े में होते हैं, यानी पेयर में होते हैं, यानी एक जोड़ा वृषण होता है नर में और एक जोड़ा अंडाशय होती है मदा में। ठीक है, और इनकी जो जो जनन कोशिकाएं होती है वो आप विभाजन होती है और विभाजन होकर उसके फलस्वरूप युग्मकों को क्या करती है, बनाती है। आपको याद रहे कि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। वृषण और अंडाशय में जो मतलब जो जनन कोशिकाएं होती है जो कि जनन करने वाली है शुक्राणु और अंडाणु की, उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और फिर जाके क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे जो नर में वृषण है और मदा में जो अंडाशय है जो कि प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है, उसका नियंत्रण कौन करता है? तो मेरे भाई उसका नियंत्रण हमारे ब्रेन में एक पीयूष ग्रंथि होती है। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, जब आप ब्रेन पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे कि एक पीयूष ग्रंथि होती है। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है वही क्या करती है, हमारे जो प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उनका क्या करती है, नियंत्रण करती है। कैसे करती है? तो हार्मोन के माध्यम से करती है। देखते रहिएगा। जनदो अर्थात जनदो मतलब वही कि पुरुष में वृषण और मदा में अंडाशय। जनदो की क्रियाविधि का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि द्वारा माफ कीजिएगा, पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। और ये पीयूष ग्रंथि दो तरह के हार्मोनों का स्राव करती है, एक LH हार्मोन और दूसरा FSH हार्मोन। याद रहे, LH हार्मोन और FSH हार्मोन द्वारा क्या करती है, स्रावित करके और इनका नियंत्रण करती है। ठीक है, और ये जो होते हैं वृषण जो होते हैं यह भी कुछ हार्मोनों का स्राव करते हैं, और जो अंडाशय जो होते हैं वो भी कुछ हार्मोनों का क्या करते हैं। चलिए, तो नर के वृषण से स्रावित हार्मोन जो होता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन वो क्या करता है कि जो नर में द्वितीयक जो लक्षण होते हैं उसको उत्पन्न करता है। देखते रहिएगा, नर के वृषण से स्रावित जो हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन नर के बाह्य एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों तथा
सहायक नर ग्रंथियों के निर्माण का कार्य करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं जी? तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण का मतलब मेरे भाई की जो जैसे नर में अगर देखा जाए द्वितीयक लैंगिक लक्षण तो मोछ दाढ़ी का आ जाना, है ना, शरीर पर ज़्यादा बाल का निकल जाना, आवाज़ का थोड़ा सा भारी हो जाना। मादाओं में अगर देखा जाए द्वितीयक लक्षण तो स्तन का विकास हो जाना और आवाज़ का पतला हो जाना। ठीक है, ये द्वितीयक लक्षण होते हैं, लैंगिक लक्षण। तो जब मनुष्य में, नर में वृषण से क्या स्रावित होते हैं? टेस्टोस्टेरोन। और जो अंडाशय से क्या स्रावित होते हैं? अंडाशय से जो स्रावित होते हैं क्या? एस्ट्रोजन। वो क्या करते हैं? द्वितीयक एवं बाह्य लैंगिक जो लक्षण होते हैं उसी को क्या करते हैं? वो विकसित करते हैं। ठीक है, और जो मदा में एक और होता है जो इसको हम लोग मासिक चक्र बोलते हैं, है ना, मासिक चक्र, उसको भी मतलब मादा में जो एक द्वितीयक जो लैंगिक लक्षण है मासिक चक्र, उसका भी वो लोग लक्षण प्रकट करते हैं, उसका भी नियंत्रण करते हैं। ठीक है, कौन? तो मादा में जो स्रावित होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं कि दूसरा द्वितीयक लैंगिक अंग किसे कहते हैं? द्वितीयक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग ये युग्मक उत्पन्न नहीं करते किंतु जनन में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। याद रहे कि ये युग्मक उत्पन्न तो नहीं करते लेकिन जनन की जो क्रिया होती है उसमें महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि वह द्वितीयक लैंगिक जनन अंग है। ठीक है, कौन कौन इसमें है? तो है बहुत सारा, मैंने कुछ यहाँ पे लिख रखा है। जैसे नर के लिए बात करते हैं, नर में प्रमुख सहायक जो अंग है, सहायक अंग का मतलब मेरे भाई सहायक या फिर द्वितीयक। ठीक है, चलिए, तो वह है शुक्रवाहिनी पहला, दूसरा है शुक्राशय है, उसके बाद से है प्रोस्टेट ग्रंथि है, शिश्न है। ठीक है, उसके बाद से काउपर ग्रंथियां हैं, काउपर ग्रंथियां, ये नर का है। ठीक है, और आइए मदा का देख लेते हैं, और भी है बहुत सारा, मैंने कुछ यहाँ पे लिख रखा है। जब इसको अब डिटेल में आगे प्रत्येक को पढ़ेंगे तो फिर हम लोग उसको जानेंगे। मदा में जो प्रमुख जो द्वितीयक लैंगिक अंग है अर्थात सहायक है वो है एक अंडवाहिनी है, दूसरा है गर्भाशय है, फिर एक योनि है और एक है भृंग, भृंग होना चाहिए, भृंग। उसके बाद से है बार्थोलिन ग्रंथियां। ठीक, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे नर और मादा में द्वितीयक सहायक अंग होते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। एक बार री कर देते हैं टोटल जितनी बातें हमने एक बार सीखा। ठीक है, तो 2 मिनट लगेगा मेरे भाई री करने में, घबराए नहीं। क्या होते हैं? नर में नर जननांग होते हैं जो कि नर युग्मक का निर्माण करते हैं, जो कि उसको हम लोग शुक्राणु भी कहते हैं और इस क्रिया को शुक्र जनन के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार मदा जननांग में मदा में क्या होता है? मदा जननांग, और ये क्या उत्पन्न करते हैं? मदा युग्मक, जिसको अंडाणु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये दोनों अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, मतलब नर जननांग अर्धसूत्री विभाजन द्वारा नर युग्मक और मदा जननांग अर्धसूत्री विभाजन द्वारा मदा युग्मक को बनाते हैं। और ये मदा युग्मक और ये नर युग्मक दोनों क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अंड जनन कहते हैं, इसको शुक्र जनन, लेकिन दोनों को एक साथ क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं मेरे भाई? युग्मक जनन बोल सकते हैं। फिर जब नर युग्मक होते हैं वो जब मदा जो जननांग है उसका जो जनन पथ है उसे गुजरते हैं तो उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं वीर्य निषेचन की क्रिया। और उसके बाद से जैसे ही नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जाके क्या हो जाते हैं मेरे भाई? मिल जाते हैं, तो फिर इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन की क्रिया संपन्न हो गई। फिर निषेचन के बाद जो पहला पदार्थ जो बनता है उसका नाम है युग्मनद, जाइगोट बोलते हैं, वो द्विगुणित होता है। उसके बाद से फिर वो आगे विकसित होता है, तो आगे विकसित होता है तो उसके बाद उसका नाम हो जाता है ब्लास्टोसिस, इसको भ्रूण भी कहा जा सकता है। फिगर के द्वारा हम लोगों ने समझा कि कहाँ कहाँ क्या होता है। उसके बाद से इन सारी बातों को इसमें लिखा गया है और उसके बाद से पहला इसमें टॉपिक यही पढ़ा गया कि जननांग क्या होता है। जननांग वे अंग होते हैं जो जनन की क्रिया में अर्थात लैंगिक जनन की क्रिया में या तो सहायता करते हैं, नहीं तो वो बिल्कुल आवश्यक होते हैं, वो जननांग होते हैं। जननांग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्राथमिक जननांग और द्वितीयक जननांग। द्वितीयक जननांग को सहायक जननांग भी कहते हैं। प्राथमिक जननांग कौन होते हैं मेरे भाई? तो प्राथमिक जननांग वे होते हैं जो नर युग्मक या मादा युग्मक का क्या करते हैं? निर्माण कर रहे होते हैं। पुरुष में क्या होते हैं? तो वृषण होते हैं। मादा में क्या होते हैं? तो अंडाशय होते हैं। याद रहे कि ये दोनों जोड़े में होते हैं। और मादा वृषण और अंडाशय में जो जनन कोशिकाएं होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन हो रहा होता है और उसके बाद से वो अंडाणु और शुक्राणु को क्रमशः बना रहे होते हैं।
लेकिन याद रहे कि वो एक ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, और वो है पीयूष ग्रंथि, जो कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है। और वो भी किसके द्वारा मतलब नियंत्रित करती है, तो दो प्रकार के हार्मोन को स्रावित करती है हमारा पीयूष ग्रंथि। एक वो है LH हार्मोन और दूसरा है FSH हार्मोन, ठीक है। और ये जो हमारे जो प्राथमिक जननांग है जिसका नाम है वृषण और अंडाशय, यह भी क्या करते हैं, कुछ हार्मोनों का स्राव कर देते हैं, और स्राव करके फिर हमारे शरीर में द्वितीयक जो लैंगिक लक्षण है उसको विकसित कर देते हैं, ठीक है। तो जो पुरुष में अर्थात वृषण में, जो पुरुषों के जो वृषण होते हैं उसमें जो स्रावित हार्मोन है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, है ना। और जो अंडाशय में अर्थात मदा में जो अंडाशय से जो स्रावित होता है हार्मोन उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। उसके बाद से द्वितीयक क्या हम लोग देखा, द्वितीयक जननांग अर्थात सहायक लैंगिक जननांग क्या होता है, तो ये तो डायरेक्ट नर जननांग उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन ये जनन में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, ठीक है। जनन में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। कुछ यहाँ पे द्वितीयक जननांग नर के और मादा के लिखे हुए हैं, आगे भी हम लोग आगे और भी जो कुछ छोटा है इसमें आगे भी जानेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आने पर जरूर कमेंट करेंगे, आपको प्रयास किया जाएगा कि समझाया जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।